जोहार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। झारखंड स्पेशल जियोग्राफी का आज 11वां वीडियो है। इसमें हम लोग झारखंड की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड की कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड की कृषि हो या भारत की कृषि का एक हमारे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की कृषि के बारे में अगर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। और ऐसा हम लोग देखे हैं या फिर हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भारत गाँव में बसता है और गांव में किसान बसते हैं। और किसान किस पर निर्भर है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर। तो इसलिए अगर जब भी भारत देश की संकल्पना की जाएगी तो वहाँ का गांव और गांव में किसानों के बारे में एक हम लोग का माइंड में चित्र आ जाता है। तो उसी कृषि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि भारत के साथ साथ झारखंड में भी सिंचाई की व्यवस्था उच्च स्तर नहीं होने के कारण कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। इसलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में भी हम लोग देख रहे हैं, झारखंड के संदर्भ में भी देखेंगे अभी। तो झारखंड का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए, झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 7971 पर लाख हेक्टेयर है। 79714 लाख हेक्टेयर है। तो जितना कुल क्षेत्रफल है उसमें जो कृषि की जो संभावनाएं हैं, कृषि की जो उपलब्धता है वो है 29.74%। मतलब अगर 79714% अगर पूरा क्षेत्रफल है तो उसका केवल मतलब लगभग हम लोग बोल सकते हैं 30% ही जो कृषि भूमि के लिए उपलब्ध है। बाकी कृषि के लिए मतलब कृषि नहीं की जाती है। अब बाकी और भी काम है जैसे कि उद्योग है, आवासीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग देख ली कि 29.74% जो है खेती के लिए उपलब्ध ज़मीन है। लेकिन उसमें भी जो कृषि कार्य जो भूमि का उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ 22.7% है। कितना है? 22.7%। फिर राज्य में अगर कुल पड़ती भूमि का अनुपात देखा जाए तो फिर 14.79% है। और राज्य में प्रति व्यक्ति जोत का जो औसत आकार है वो 1.17 हेक्टेयर है। तो इस तरह से देखें हम लोग ज़मीन का भूमि संसाधन का जो वितरण है वो किस तरह से है झारखंड राज्य में। और कृषि पर राज्य की जो जनसंख्या है वो 66.85% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो हम लोग एक मोटा मोटी आंकड़ा देख लिए। झारखंड में हम लोग भूमि की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग दो तरीके से देखे थे। जो अब हम लोग भू आकृतिक संरचना या झारखंड के भू आकृतिक संरचना हम लोग जब पढ़े थे तो जो ऊंचा भूमि था या जो निम्न भूमि था हम लोग उसको दो नामों में देखे थे। दो नाम क्या क्या था? कृषि भूमि की विशेषताएं जो है यहाँ पे दो प्रकार का वहाँ भूमि हम लोग देखे थे। एक था दोन किसको कहते हैं? पढ़ाया था ना। दोन को निम्न भूमि जो होता है उसको दोन कहा जाता है। किसको? निम्न भूमि को। और दूसरा है टार तो नाम सुने ही होंगे। टार होता है उच्च भूमि। जैसे हम लोग गांव साइड में जो रहते हैं उनको याद होगा कि वो जानते हैं कि जो टार है, टार भूमि मतलब वैसा भूमि है। अगर ये ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ पानी नहीं ठहरता है। जैसे बारिश होगी फिर ये इधर बह के चला जाता है। मतलब जहाँ पे पानी ठहरता नहीं उसको हम लोग टार कहते हैं। जैसे कि टार खेत हुआ, टार बाड़ी हुआ। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे जो सब्जी की उत्पादन की जाती है इस टाइप से। लेकिन जो दोन का मतलब होता है कि जो बोहाल खेत है, बोहाल के नाम सुने होंगे आप लोग भी।
तो बोहाल खेत मतलब क्या होता है कि एक बार अगर बारिश हो गई तो उस पानी में जल रिसाव इतना होता है कि वो सालों भर वो पानी रहता ही है। तो वैसे खेत जो निम्न भूमि हैं, जैसे दो इस टाइप से पठारी क्षेत्र हुआ, बीच में जो जगह हुआ, अगर ये दो पठारी क्षेत्र हुआ और बीच में जो जगह हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दौन। दौन मतलब निम्न भूमि। और ये जो ऊंचा क्षेत्र है ये क्या होगा? टार होगा। तो समझ में आ गया होगा? आ रहा है ना समझ में? हर एक चीज़ को हम लोग जो देखते हैं उस जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी जो हम लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वही है। तो हम लोग जब कृषि भूमि के बारे में बात करते हैं तो एक माइंड होना चाहिए कि जून जुलाई के टाइम जब खेती की जाती है तो वहाँ पे जो टार वाला होता है, गांव के लोग बोलते हैं कि बारिश हुआ है तो सबसे पहले टार का खेत को रोपाई करना है, ताकि वहाँ पानी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, तो इसलिए टार वाला खेत में जल्दी करते हैं और बोहाल वाला में थोड़े 1-2 दिन बाद करने से भी चलता है, क्योंकि वहाँ पानी रहता ही है। तो दौन और टार समझ में आ गया कृषि भूमि की जो 2 विशेषताएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे, पहले झारखंड का मैप बना लेते हैं। ऐसे ही होगा, ठीक? उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाते रहिए झारखंड का मैप। हम लोग एक शॉर्टकट में देख रहे हैं कि कैसे है। तो अगर ये झारखंड का मैप है, इसमें जो ये वाला क्षेत्र है और ऐसा, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले टॉपिक का नाम क्या है? झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण। तो हम लोग झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश, झारखंड की क्या कृषि जलवायु प्रदेश जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इधर वाला कौन सा होगा? ये उत्तर है। किसी भी मैप में ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मध्य और पश्चिमी पठार क्षेत्र। तो इसका हम लोग मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र वाला एक हुआ, ये वाला पूरा क्षेत्र है इसका, ठीक? जब जेपीएससी के मेंस में लिखेंगे तो उस टाइम डायग्राम मस्ट बी नेसेसरी, तो उससे क्या होता है 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये मध्य एवं पश्चिम पठारी क्षेत्र हुआ। दूसरा जो इधर होगा ये कौन सा होगा? ये भी मध्य है। मध्य के साथ साथ क्या है? उत्तर और पूर्वी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो ये हम लोग देख लिए कृषि जलवायु प्रदेश का दूसरा भाग। और ये जो भाग है ये तीसरा भाग है और इसका नाम क्या होगा? दक्षिण पूर्व क्षेत्र होगा ना। दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, दोनों के बीच में है, तो क्या होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाई करना है, ठीक? क्योंकि फैक्ट्स तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और जेपीएससी मेंस में या किसी भी पीसीएस का जो मेंस लिखते हैं उसमें कॉन्सेप्ट ही वहाँ साथ जाता है। तो हम लोग ये देख लिए कि झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला हो रहा है मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र। दूसरा हो रहा है कौन सा? मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। और तीसरा हो रहा है हम लोग का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इस तरह से झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं कि ये तो हम लोग कृषि जलवायु प्रदेश देखे, अब कृषि प्रदेश देखेंगे, ठीक? तो झारखंड का कृषि प्रदेश अभी देखेंगे, झारखंड का कृषि प्रदेश। तो झारखंड का एक मैप बना लिया। जितने भी चैप्टर है जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम लोग मैप से ही करेंगे। तो क्या होगा, इसमें समझने में और कैच करने की जो क्षमता होगी दिमाग की वो बढ़ जाएगी। तो हम लोग झारखंड का मैप बना लिए। झारखंड का ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व उत्तर होगा, सॉरी, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम।
अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि झारखंड का कृषि प्रदेश किधर है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के कितने कृषि प्रदेश है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो झारखंड के कृषि प्रदेश टोटल 8 माना जाता है। उत्तरी कोयल घाटी कौन सा होगा ये? इधर वाला क्षेत्र क्या होगा? इधर वाला क्षेत्र का हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी कोयल घाटी कहेंगे ना। उत्तरी कोयल नदी इधर ही है ना, तो उत्तरी कोयल नदी का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी कोयल नदी घाटी। ये समझ में आ गया। दूसरा बात, इधर वाला जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला जो क्षेत्र होगा ये हम लोग क्या होगा? उत्तर पूर्वी सीमांत होगा। इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, उत्तर पूर्वी सीमांत। दिख रहा है ना? हाँ, तो उत्तर कोयल नदी जो इधर है उस वो वाला जो क्षेत्र होगा उसको उत्तर कोयल नदी घाटी क्षेत्र कहेंगे। उत्तर और पूर्वी वाला जो क्षेत्र होगा वो उत्तर पूर्वी सीमांत वाला प्रदेश कहेंगे। बीच में जो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा? इधर वाला ये वाला जो क्षेत्र होगा हम लोग इसको राजमहल का क्षेत्र बोलेंगे। राजमहल की पहाड़ी या सीमावर्ती क्षेत्र, तो इसको हम लोग बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इधर जो बच रहा है ये क्या होगा? ये होगा हम लोग का कौन सा बचेगा? इधर हजारीबाग वाला क्षेत्र है ना, क्योंकि छोटा नागपुर जो पठार है ये 2 भागों में डिवाइड हुआ है। ये अगर पूरा छोटा नागपुर पठार है और ये बीच में कौन सी नदी है? ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी और दामोदर नदी के ऊपर वाला हजारीबाग और नीचे वाला रांची पठार 2 भागों में डिवाइड हुआ है, हम लोग देखे थे। तो ये जो अगर ये दामोदर नदी घाटी बेसिन वाला ये क्षेत्र है तो इसके ऊपर वाला कौन सा होगा? हजारीबाग पठार वाला होगा ना। HZB हजारीबाग पठार हो गया। अब इसके जो ये होगा इसका हम लोग क्या करेंगे? दामोदर घाटी ना, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी के बाद हम लोग ये वाला क्षेत्र क्या होगा? रांची वाला पठार, तो रांची क्षेत्र होगा। उसके पहले इधर जो हम लोग को निश्चित मिल रहा है उसको देख लेते हैं। निचली स्वर्णरेखा नदी जो है, निचली स्वर्णरेखा नदी घाटी जो क्षेत्र होगा ये पूर्वी सिंहभूम होगा, सरायकेला का पूर्वी भाग होगा। तो इसका मतलब है कि ये इस साइड से ये होगा, तो ये वाला क्षेत्र का नाम क्या होगा? निचली स्वर्णरेखा घाटी। निचली स्वर्णरेखा घाटी। और अब कौन सा बचा? अब इधर वाला, तो इसको हम लोग तो ये वाला करेंगे। कौन सा होगा ये? चाईबासा का मैदान होगा ना। चाईबासा का मैदान। और जो बचा वो क्या होगा? ये रांची पठार। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो कितने देखिए टोटल कृषि प्रदेश? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल कृषि प्रदेश कितना देखें हम लोग? 8 देखें ना। कौन कौन सा? उत्तरी कोयल घाटी, हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ी और समीप क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत, दामोदर घाटी, रांची पठार, चाईबासा का मैदान, और ये होगा हम लोग का निचली स्वर्णरेखा घाटी। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेषताओं को लिखने से पहले हम लोग इसके अभी तक जो पढ़े हैं, जितने वीडियोज़ में हम लोग लेक्चर देखे हैं उसके अनुसार हमारे पास क्या क्या समझ है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सॉरी, उत्तरी कोयल घाटी वाला क्षेत्र है, मतलब ये नदी वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखे थे कि इधर बारिश कम होती है, बारिश इधर कम होती है, बारिश कम होगी। और ये जो क्षेत्र है उत्तरी कोयल नदी घाटी वाला क्षेत्र, चूँकि इधर बिहार है हम लोग का, इधर यूपी चला जाएगा और इधर हम लोग का छत्तीसगढ़ है।
और जो इधर से जो बारिश होती है ठंडे के टाइम, तो ठंडे के टाइम इधर भी बारिश आ जाता है थोड़ा बहुत। और जब ठंडे में बारिश होती है इसका मतलब है कि जो रबी फसल है रबी फसल के लिए अनुकूल है। तो इस साइड हम लोग को क्या दिखाई देगा कि रबी फसल यहाँ पे उत्पादन होगा। रबी फसल में कौन कौन सा होगा, रबी में गेहूँ होगा, ये सब दिखाई देगा। हजारीबाग पठार वाला क्षेत्र ये भी उस उधर है, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, कोडरमा वाला क्षेत्र है, अभ्रक मुलक है। तो ये सब इसकी यहाँ पे विशेषताएं देखने को मिलेगी। राजमहल वाला ये पहाड़ी मृदा यहाँ देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी सीमांत वाला ये क्षेत्र जो देखेंगे, ये चूँकि इधर नदी गंगा नदी है और गंगा नदी का जोड़ल मृदा इधर भी पाया जाता है। तो झारखंड का सर्वाधिक जो कृषि के लिए विकसित क्षेत्र है वो हम लोग का ये पड़ जाएगा। दामोदर घाटी नदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि बलुई मृदा है। बलुई मृदा है तो थोड़ा उत्पादन क्षमता कम होगी। रांची पठार के बारे में देखिए, निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी है, इधर भी जोड़ल मृदा पाई जाती है। तो ये सब जो हम लोग सामान्य जानकारी अब तक के वीडियो से या जो लेक्चर से पता चले हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि क्या किसका विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। एक नंबर क्या है, उत्तरी कोयल नदी घाटी। उत्तरी कोयल नदी घाटी जो क्षेत्र है उसको हम लोग गढ़वा पलामू लातेहार चतरा, ये तो लिखना है, अच्छा लिख देते हैं। गढ़वा पलामू लातेहार और चतरा वाला क्षेत्र में है। इसमें और है धान। तो झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में धान की खेती होती है। इसमें धान की खेती होगी। तब धान के साथ साथ क्या बोला मैंने कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ठंडे में बारिश होती है, और ठंडे में जब बारिश होती है तो रबी फसल के लिए अनुकूल होता है। तो यहाँ पे रबी फसल में होगा हम लोग का, रबी फसल भी यहाँ देखने को मिलेगा। फिर चना मक्का ये भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें गेहूँ होगा इधर, बाकी चना होगा, मक्का होगा, सब हम लोग का इसमें किस में होगा, उत्तरी कोयल नदी घाटी में। अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, हजारीबाग पठार के बारे में। हजारीबाग पठार में क्या है, हजारीबाग पठार ये हम लोग का चतरा का कौन सा साइड होगा, इधर चतरा का पूर्वी भाग होगा। तो चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा इसमें होगा। इसका जो मुख्य फसल होगा धान, मक्का और रागी होगा। कौन कौन सा होगा, धान, मक्का और रागी, ये प्रमुख फसल है यहाँ पे। किसमें, हजारीबाग पठार में। यह क्षेत्र कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। यहाँ जो चूँकि उस टाइप से यहाँ तो ना तो जोड़ल मृदा उतना होता है, ना नदी की ठीक ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पे सीमित कृषि कार्य यहाँ सीमित होता है। तो कृषि कार्य क्या होगा यहाँ पे, सीमित, कृषि कार्यों का सीमित विकास। तो मेनली 2 पॉइंट क्षेत्र तो समझ में आएगा। इधर वाला कौन सा होगा, चतरा होगा। चतरा के बाद क्या होगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, ये सब इसमें आ जाएगा हजारीबाग वाले क्षेत्र में। उसके आगे उसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे, इसको देखते हैं। इधर जगह है राजमहल ना, उत्तरी कोयल नदी घाटी देख लिया, हजारीबाग पठार देख लिया। अब राजमहल की पहाड़ी घाटी। राजमहल की पहाड़ी घाटी के जो विशेषताएं हैं उस विशेषता में यहाँ पहले इसमें जो क्षेत्र है उसको देखेंगे। तो क्षेत्र में होगा दक्षिणी साहेबगंज होगा, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, सब इसी में आएगा। तो ये वाला क्षेत्र पूरा होगा, जामताड़ा इधर नीचे आ जाएगा। तो राजमहल की पहाड़ी में हम लोग देख ली कि उसका लोकेशन क्या क्या होगा। यहाँ पे मुख्य रूप से धान की खेती होती है। किसकी, धान की खेती होती है मुख्य रूप से। कहाँ पे, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में तो लोकेशन समझ में आ गया कि कौन सा लोकेशन होगा। तो लोकेशन जो देवघर, दुमका, जामताड़ा, ये वाला लोकेशन इसमें आता है। किस में, राजमहल की पहाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्र में।
यहाँ पे औसतन जो बारिश होती है यहाँ 100 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। रेन आर से हम लोग रेनफॉल को डिनोट करेंगे 100 से लेकर 130 तक होती है। 100 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कहाँ पर? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में। हम लोग इधर शुरू किए थे। मेरा पढ़ाने का या समझाने का जो तरीका होगा वो लगभग इसी डायरेक्शन से चलेगा। एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र देख लिया। अब आता है उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। चर्चा अभी जस्ट पहले किए थे कि झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी बहती है तो वो कौन सा होगा? साहेबगंज। साहेबगंज जब इधर गंगा नदी इधर से बहती है तो इधर से जो नदियां हैं, नदियां इधर जाके मिलेगी, और जब इधर से जाकर नदियां मिलेगी गंगा नदी पर या इधर आएगा तो हुगली पे मिलेगी, तो उसमें जोड़ोर मृदा का निर्माण होगा। और जब जोड़ोर मृदा का निर्माण होगा तो उसको कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा माना जाता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा? कृषि के लिए ये क्षेत्र क्या होगा? कृषि के लिए सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक है। तो कृषि के लिए सबसे विकसित क्षेत्र। तो कृषि के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे विकसित कृषि प्रदेश कौन सा होगा? वो होगा हम लोग का उत्तर पूर्वी सीमांत वाला क्षेत्र। तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि इधर चूँकि हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो बारिश में कमी आएगी, और इधर है ये पूर्व है ये पश्चिम है तो इधर बारिश ठीक ठाक मात्रा में होती है। साथ ही साथ ये इधर गंगा नदी वाला है तो वहाँ पे जोड़ोर मृदा होगी, और जोड़ोर मृदा होगी तो खेती अच्छे से होगी। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उत्तरी पूर्वी सीमांत वाला में यहाँ पे हम लोग जोड़ोर मृदा यहाँ पे ये रहता है तो जोड़ोर मृदा करने यहाँ पे कृषि अच्छी होती है। यहाँ पे जो बारिश जो वर्षा होती है रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे? 140 सेंटीमीटर से लेकर 142 लेकर 160 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और कृषि विशेषकर धान की खेती के लिए कितने चाहिए? पानी कितना चाहिए? 100 के ऊपर चाहिए सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक तो यहाँ बारिश ही हो रही है, तो ये कृषि के लिए सर्वोपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो हम लोग उत्तरी कोयल नदी घाटी के बारे में पढ़ लिया, हजारीबाग पठार के बारे में पढ़े, राजमहल की पहाड़ी या समीप क्षेत्र के बारे में पढ़े, और उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के बारे में पढ़े। इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दामोदर घाटी प्रदेश में। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग? दामोदर घाटी प्रदेश। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इस साइड दिख रहा है ना? देखिए कॉन्सेप्ट को मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी जो आपको अगर पैराग्राफ टाइप से पढ़ना है तो आप लोग बुक रेफ़र कीजिए, बुक पढ़िए, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा तो और मज़ेदार होगा पढ़ाई, और अच्छे से समझ में आएगा। तो दामोदर घाटी के बारे में हम लोग देखते हैं। दामोदर घाटी चूँकि दामोदर नदी वाला क्षेत्र होगा तो इसका नदी वाला क्षेत्र मतलब लातेहार, दक्षिणी चतरा होगा, दक्षिणी हजारीबाग होगा, बोकारो होगा, धनबाद होगा, यही सब होगा ना, क्योंकि लातेहार से निकल रहे तो ये वाला क्षेत्र पूरा आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं चूँकि यहाँ का क्षेत्र कौन सा है। एक तो ये गंडवाना क्षेत्र होगा। गंडवाना क्षेत्र में मतलब बलुई मृदा है। कौन सा क्षेत्र है ये? गंडवाना चट्टानों की क्षेत्र है ना, गंडवाना क्षेत्र होगा। गंडवाना क्षेत्र में कौन से खनिज के लिए फेमस है ये? कमेंट में बताइएगा, ठीक। तो गंडवाना क्षेत्र है, गंडवाना क्षेत्र होगा, बलुई मृदा होगा, गंडवाना क्षेत्र होगा, बलुई मृदा होगा। तो इस टाइप से जब रहे धान की खेती तो लगभग झारखंड के हर क्षेत्र में होगा, तो धान तो लिखना ही है, धान की खेती होगी। साथ ही साथ मक्का, दलहन, तिलहन सब होगा इसमें। मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब के लिए उतना टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। तो मक्का, दलहन, तिलहन हम लोग के यहाँ पे भी होगा, और सर्वाधिक मात्रा में हम लोग के इधर ही होता है।
कहाँ पे, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में। तो ये समझ में आ गया हम लोग को दामोदर घाटी वाला। दामोदर घाटी के बाद हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, रांची पठार के बारे में। रांची के पठार या रांची पठार को हम लोग अदर इस साइड वाला को देखेंगे तो हम लोग उच्च स्वर्णरेखा नदी घाटी भी बोल सकते हैं, लेकिन इधर वाला भी क्षेत्र है तो इसलिए रांची का पठार हम लोग कंफर्ट तरीके से बोलते हैं। तो रांची का पठार है, इसका जो वर्षा होती है, वर्षा मतलब रेनफॉल कितने हो रही है, आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक होती है। 120 टू लेकर 130 और 100 प्लस 100 प्लस से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, धान की खेती होना ही है। अच्छा, ये इसका जो क्षेत्र कौन सा होगा, पूर्वी लहरदगा ये सब होगा, इधर रांची वाला होगा, इधर सरायकेला का हल्का पश्चिमी भाग आ जाएगा, इसमें गुमला होगा, सिमडेगा होगा, खूंटी होगा। तो ये किस में आएगा, रांची के पठार में आएगा। चूँकि ये रांची पठार है और रांची राज्य की राजधानी है, रांची। यहाँ पे ऑफिस हैं, राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो मेन ऑफिस है रांची में है। तो यहाँ पे प्लस ये रेसिडेंशियल एरिया होगा, तो अगल बगल जो क्षेत्र होंगे, इधर अगल बगल क्षेत्र में क्या होगा, सब्जी की उत्पादकता में वृद्धि होगी। सब्जी की उत्पादकता में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो अगल बगल में क्या होगा, सब्जी का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होगा। रांची पठार में क्या होगा, सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होगा। सब्जी का उत्पादन और एक जगह यहाँ पे होगा, पूर्वी सिंहभूम के आसपास। पूर्वी सिंहभूम के आसपास क्यों होगा, क्योंकि यहाँ टिस्को है, टेल्को है, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे है लोग, तो लोग खाने के लिए भले चावल दाल कहीं और से मंगा सकते हैं, लेकिन जो सब्जी है वो 1 से 2 दिन ही चलता है, तो उसके लिए सामने में ही तो उत्पादन करना होगा। अगर टिस्को है, ये अगर टाटा शहर है, टाटा वहाँ तो क्षेत्र नहीं है, वहाँ तो जगह सब कंपनी के पास है, तो अब वहाँ खेती नहीं होगी। खेती चलो चावल दाल कहीं और से मंगा सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग हरियाणा से या पंजाब से हम लोग आलू साग सब्जी मंगवा सकते हैं, नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो इसके पटमदा होगा, चांडिल होगा, या फिर इधर घाटशिला क्षेत्र होगा, तो ये सब में क्या होगा, सब्जी की खेती ज़्यादा होगी। उसी तरह से रांची पठार में भी सब्जी की खेती ज़्यादा होगी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रांची के पठार में, तो सब्जी इसमें ज़्यादा होगा। फिर दलहन तिलहन धान सब होगा इसमें, धान दलहन तिलहन सब इसमें होगा। दिख रहा है ना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। निचली पहाड़ी वाला क्षेत्र, निचली स्वर्णरेखा घाटी वाला क्षेत्र तो समझ में आ गया। इसमें और एक खासियत है कि इसमें बहुफसली खेती की जाएगी। बहुफसली मतलब फसल एक से अधिक, एक फसल के साथ साथ एक से अधिक फसल करना एक बार में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुफसली खेती। तो बहुफसली खेती की विशेषता हम लोग का कौन से कृषि प्रदेश में देखने को मिलेगा, निचली स्वर्णरेखा घाटी प्रदेश में। यही है ना कृषि प्रदेश का नाम, बहुफसली खेती यहाँ पे होगा। साथ ही साथ हम लोग अभी चर्चा किए क्या, सब्जी का उत्पादन यहाँ पे होगा ना। और सब्जी का उत्पादन क्यों होगा ये भी समझ में आया। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फैक्ट्स अपने आप हम लोग उसको समझ लेंगे। फैक्ट्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट्स को याद रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सबसे हम लोग का मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे ध्यान होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में तो फैक्ट्स में भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर कंफर्म नहीं भी बता पाएंगे तो हम लोग को एज्यूम कर पाएंगे कि अगर नकदी फसल या सब्जी की अगर खेती हो रही तो ऐसे क्षेत्र में होगी जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, और उस क्षेत्र में आसपास मतलब डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे उस क्षेत्र के आसपास उतना ज़मीन नहीं है, तो बगल वाले क्षेत्र से सब्जी उत्पादन होगा और वहाँ सप्लाई की जाएगी। तो ये हम लोग देखें सब्जी उत्पादन हो गया। आगे हम लोग कौन सा टॉपिक बच रहा है, ये वाला ना, चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान में हम लोग यहाँ का जो ये बारिश होगी, बारिश यहाँ 100 से 140 सेंटीमीटर के आसपास होगा।
100 से 140 सेंटीमीटर बारिश होगी चाईबासा का मैदान में। यहाँ पे धान, मक्का, चना की खेती की जाएगी। धान, मक्का, चना की खेती की जाएगी। और इसकी क्या विशेषताएं होगी? यहाँ का जो भूमि होगा, भूमि में क्या होगा, धात्विक गुण ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें धात्विक गुण ज़्यादा होगा। तो इस नहीं दिख रहा है। तो चाईबासा का मैदान हम लोग देख लिए। तो इस तरह से झारखंड के जो कृषि प्रदेश, 8 कृषि प्रदेश है, 8 कृषि प्रदेश के बारे में उसका लोकेशन देखिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी देखें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोबारा थोड़ा करके देख लीजिए कम स्पीड में, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें फिर समझा देंगे अच्छा से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग फसलों का वर्गीकरण, इसके पहले हम लोग कृषि प्रदेश देखिए। कृषि प्रदेश देखें तो उसके बाद क्या देखेंगे, सिर्फ कृषि प्रदेश को ही देख के रहेंगे या वहाँ पे क्या क्या खेती होती है, कौन सी फसल की खेती होती है, वो तो हम लोग देख लिए। तो उसकी विशेषताएं देखना है कि कहाँ पे मक्का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, कहाँ पे धान की खेती ज़्यादा हो रही है, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वो फसल के बारे में देखने से पहले फसलों का जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे कि फसल कितने प्रकार को उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो झारखंड के संदर्भ में किसी किसी बुक में खरीफ फसल और रबी फसल का ही जिक्र है, जबकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खीरा नहीं खाते हैं। क्या हम लोग तरबूज नहीं देखे हैं? अगर हम लोग खीरा देखे हैं, तरबूज देखे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग का जायद फसल है। तो जो फसलों का वर्गीकरण होगा ये झारखंड में तीनों, यहाँ पे तीनों प्रकार की होती है। खरीफ फसल भी होगी, रबी फसल भी होगी, और दोनों के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें जायद फसल भी होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, पहला खरीफ फसल, फिर खरीफ फसल के बाद रबी फसल, मतलब दो जो मेन है, ये दो मेन फसल है, ठीक। और ये दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, मतलब दोनों के बीच में जो समय मिलता है उसमें कौन सा होता है, जायद फसल। जायद फसल। तो खरीफ फसल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि खरीफ फसल किसको कहेंगे। खरीफ फसल के बारे में अगर हम लोग को जानकारी चाहिए कि खरीफ फसल की विशेषताएं क्या होगी, तो हम लोग धान की खेती करते हैं गांव घर में। तो धान की खेती के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं, धान को कब उगाया जाता है, कब बोया जाता है, कब उसको खलिहान लाया जाता है, तो ये सब अगर हम लोग को जानकारी है तो ही हम लोग का खरीफ फसल की जानकारी है। क्योंकि खरीफ फसल का जो खरीफ फसल में जो है धान भी उनमें से एक खरीफ फसल है। तो खरीफ धान को हम लोग कब बोते हैं, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। मार्च अप्रैल मई में जब गर्म होता है, गर्मी के बाद जो बारिश होने लगता है, बारिश शुरू होने लगती है, तो गोबर को खेत में पहुंचाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बीहन गाड़ी देते हैं। बीहन गाड़ी मतलब जो हम लोग बुआई करते हैं। तो जून जुलाई के आसपास इसकी क्या होती है, बुआई की महीने होती हैं। फिर क्या होता है, जब सितंबर अक्टूबर, मतलब अभी जैसे क्या होता है सितंबर, अभी अगस्त से ही मान के चलिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर अभी से ही, मतलब अभी दीपावली जैसे पार होता है, जैसे दिवाली के टाइम भी क्या होता है कि नए धान से उसको क्या बोलते हैं, मोड़ बनाते हैं ना। तो क्या वो धान पका हुआ होता है तभी तो उससे बनता है। तो इस तरह से हम लोग ये, मतलब जो हम लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि सितंबर अक्टूबर महीने में इसको फिर क्या किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको धान की कटाई की जाती है। तो खरीफ फसल की कटाई कब की जाएगी, अक्टूबर नवंबर, और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर में तो फिर खलिहान में हम लोग झाड़ने शुरू कर देते हैं। तो इससे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ वो देखने वाली बात यहाँ पे है कि इसकी जो फसल है इसकी बुआई कब होगी, कब हम लोग धान बोते हैं, जून जुलाई में। तो ये समझ में आ गया, जून जुलाई में। अभी जैसे दीपावली पार होता है या दिवाली के टाइम एक थोड़ा बहुत जो धान लाया जाता है तो क्या होगा, कटाई होगा। तो कटाई कब होता है, ये कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप मान के चलिए। तो ये होगा सितंबर अक्टूबर में ये कटाई हो जाएगा। इसके लिए चूँकि जून जुलाई वाला महीने का है और जून जुलाई महीने से हम लोग को ये कंफर्म करना है कि जून जुलाई महीने में बारिश होती है कि नहीं। तो बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो ये मान के चलिए कि लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बारिश होनी चाहिए। तो ये जो भी है ये क्या होगा, वर्षाकालीन फसल होगा ना। वर्षाकालीन क्यों लिखा, क्योंकि जब वर्षा होती है तभी इस प्रकार की जो फसलें हैं उसकी उगाई जाती है। तो इसमें फसलें कौन कौन हैं उसको देखते हैं। फसलें में कौन होगा, जो धान है ये तो कंफर्म है। धान के बाद क्या होगा, ज्वार। ये झारखंड में हम लोग साइड नहीं होता है, बाकी क्षेत्रों में होता है तो पता नहीं। ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, और कौन सा होगा, मूंग गन्ना हो जाएगा ना। इसमें तो हम लोग जनार तो भूल ही गए, जनार जिसको हम लोग लोकल में बोलते हैं जनार, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मक्का, भुट्टा वाला जो बनते हैं जनार भाजा वाला। तो फसल में इतना है। तो कभी कभी इसमें पूछ देता है कि इनमें से कौन से फसल खरीफ फसल है या कौन से फसल रबी फसल है, इनका बुआई का टाइम क्या है, इसकी कटाई की टाइम क्या है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग जायद फसल को बाद में देखेंगे क्योंकि ये दोनों का मिला जुला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो रबी फसल ये जैसे बुआई क्षेत्र हो रहा है, ये वर्षाकालीन हो रहा है, इसके लिए वर्षा की ज़रूरत उतना नहीं है। ये अक्टूबर नवंबर में इसको हम लोग क्या करेंगे, बुआई करेंगे। जैसे गेहूँ जहाँ पे खेती होती है वो लोग को माइंड ये कीजिए कि गेहूँ की जो विशेषताएं हैं वही रबी फसल या रबी फसल में इंक्लूड जो भी फसलें हैं सबका जो करैक्टर या जो भी विशेषताएं हैं वो गेहूँ से संबंधित ही है। तो ये सबको याद करने का एक तरीका यही है, जैसे कि मेरे को खरीफ फसल के बारे में कुछ नहीं पता कि इसकी विशेषताएं क्या है, लेकिन मुझे धान की खेती के बारे में तो चर्चाएं हैं, धान की खेती के बारे में तो मुझे समझ है। अगर जब धान की खेती के बारे में समझ है, धान कब उगाई जाती है, कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है, कितनी बारिश चाहिए या गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए, जब धान के बारे में सब पता चलता है तो धान की जो विशेषताएं होगी वही खरीफ फसल की भी विशेषताएं होगी। उसी तरह से अगर आपके पास गेहूं के बारे में जानकारी है कि गेहूं कब बोई जाती है, कब इसकी कटाई की जाती है, तो क्या होगा, रबी फसल की ही विशेषताएं होगी। तो इसकी जो बुआई है, इसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, OCTNOB, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है किसकी, गेहूं की। इसकी फिर कटाई कब शुरू होती है, कटाई हम लोग का मार्च महीने में होती है। कटाई हम लोग का मार्च महीने में शुरू होती है। झारखंड में जितनी भी खेती की जाती है उसका जो भूमि है, मतलब अगर ये 90% इसकी खेती होती है झारखंड में, तो इनका केवल 10% किसकी, मतलब केवल 10% ही भूमि है या केवल 10% ही भूभाग है जहाँ पे रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। बाकी 90% क्या है, खरीफ फसल। और ये 10% किसका, जो 30% जो लगभग अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि 79714 लाख के हेक्टेयर जो क्षेत्र है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, उसमें से 29.74% किसका है, कृषि संभावित क्षेत्र। और कृषि कार्य जो उपयोग होता है वो 22% होता है लगभग। तो 22 का 10% होगा रबी फसल और 90% किसका होगा, खरीफ फसल का। तो ये समझ में आ गया। तो बुआई हो गया अक्टूबर नवंबर में, कटाई होगा मार्च में। और रबी फसल में अन्य फसल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अन्य फसल में क्या क्या होंगे, इसमें गेहूं तो बात किए ही है, तो गेहूं होंगे, गेहूं के साथ जौ, फिर चना, गेहूं, जौ, चना, तिलहन इसमें आते हैं, तिलहन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख लिए।
अब दोनों के बीच में जैसे कि खीरा हुआ, सब्जी का उत्पादन, तरबूज, ये सब क्या है? ये सब जायद फसल है। तो इस तरह से झारखंड में हम लोग को धान भी देखने को मिलता है, गेहूं भी देखने को मिलता है, खीरा, सब्जी, तरबूज भी दिखने को मिलता है। तो झारखंड में तीनों प्रकार की फसलें पाई जाती है। खरीफ फसल भी पाई जाती है, जायद फसल भी पाई जाती है और रबी फसल भी पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो फसल का उत्पादन होता है भूभाग में, वो सर्वाधिक बड़ा भूभाग किसका है? खरीफ फसल का 90%, और 10% रबी फसल की है। तो हम लोग देख लिए। अब इसमें अच्छा, जब पूरा बात हो रही है तो इसमें और एक चीज़ हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। फल के बारे में अभी जैसे झारखंड में पहले फलों का उत्पादन उतना नहीं होता था, लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि फल के उत्पादन में भी रुचि दिखाई दे रही है झारखंड में। विशेष करके जैसे कि चाकुलिया में, घाटशिला साइड जो चाकुलिया है वहाँ पे काजू की खेती की जा रही है अभी। तो खूंटी साइड एप्पल की खेती की जा रही है। तो इस तरह से एप्पल की खेती की जा रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि फसलों के उत्पादन में भी रुझान देखने को मिल रहा है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख देते हैं। फ्रूट्स में जो है, राज्य में जो कुल उत्पादन का 40% फलों के कुल उत्पादन का 40% किसका है? आम का। मतलब 40% आम फलों में उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादित फल क्या होगा? आम। तो ये समझ में आ गया। सब्जी भी समझ में आया। सब्जी झारखंड में बड़ी मात्रा में सब्जी उगाई जाती है, और सब्जी जो उगाई जाती है वो फिर दूसरे राज्यों में निर्यात कर दी जाती है, भेज दी जाती है। तो हम लोग देख लिए फसलों का वर्गीकरण, खरीफ फसल, जायद फसल और रबी फसल के बारे में। फलों का उत्पादन के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कौन सा फसल कहाँ सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में प्रमुख फसलों का उत्पादन। हम लोग इसके पहले कृषि प्रदेश देखे। कृषि प्रदेश देखने के बाद फसल का देखे, फसलों का वर्गीकरण देखे, जिसमें रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल के बारे में चर्चा किए। अब ये चर्चा करेंगे कि प्रमुख फसलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है और उसकी स्थिति क्या है, कौन से राज्य या कौन से ज़िले में सर्वाधिक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख फसलों में जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें क्या क्या करेंगे? धान के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दिख रहा है ना धान? अच्छा, पहले धान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जब इसके पहले मैं बता रहा था कि झारखंड में धान लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। हालांकि ये देखा गया है कि पश्चिमी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम या न के बराबर धान की खेती की जाती है, लेकिन भौगोलिक अवस्थिति कारण हर जगह करने के लिए सक्षम है जहाँ पे बारिश होती है। तो धान का खेती में जो होता है खरीफ, ये धान एक क्या है? खरीफ फसल है। धान खरीफ फसल है ना। अभी हम लोग बात किए थे ना, चर्चा किए थे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल के बारे में। तो धान क्या है? खरीफ फसल। चलिए लिख देते हैं, धान क्या है? खरीफ फसल। और खरीफ, ये जो झारखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादन, झारखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादन, झारखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादन किसका होता है? धान का। और ये जो धान का जो खेती होती है मेन रूप से 4 जिलों में मिलकर ये सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। वो 4 कौन कौन सा है? सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम में दोनों आ जाएगा, टेंशन नहीं है। सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका, ये चारों मिलाकर लगभग
20% उत्पादन होता है। कितना उत्पादन? 20% ऑफ किसका? झारखंड के अगर 100% हो रहा है पूरे झारखंड में, तो उसका 20% केवल और केवल सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका में उत्पादन किया जाता है धान की। अच्छा सॉरी, 20 नहीं, ये 50% होगा। टोटल ये सब मिला के 50% है। सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका ये चारों मिला के 50% है, और ये सिंहभूम अकेला 20% है। सिंहभूम अकेला 20% है। तो इसलिए जो धान का सर्वाधिक अगर जिलों में बोलेगा, सर्वाधिक कौन से जिलों में उत्पादन होता है, तो किस में होगा? सिंहभूम में। तो यहाँ सर्वाधिक लिख देता हूँ। और बोलेगा कौन कौन से राज्यों में टोटल 50% आधा उत्पादन किया जाता है धान की, तो उसमें होगा सिंहभूम, गुमला, रांची, दुमका। तो ये समझ में आ गया होगा। हम लोग को ये नहीं देखना है कि कितना टन उत्पादन हो रहा है या कितना हेक्टेयर में, ये सब उतना मतलब हम लोग को फैक्ट्स याद नहीं रखना है, और ना ही याद रह पाएगा। हम लोग को उतना ही याद रखना है जितना सबको याद रखते हैं, या जो याद रख सकता है। जब हम लोग को पता है कि आज अगर हम लोग कितना टन उत्पादन हो रहा है, ये कन्फर्म है 5 दिन या 10 दिन बाद भूल जाएंगे, तो इससे चीज़ों को याद कर फ़ायदा क्या है? हम लोग का कॉस्ट बेनिफिट देखना ज़रूरी है। कम पढ़ना है और उसमें अच्छा नंबर लाना है। तो ये समझ में आ गया धान के बारे में कि धान खरीफ फसल, ये झारखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादन फसल है। ये जो सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका, ये 4 जगहों मिलके 50% धान का उत्पादन होता है। सिंहभूम अकेले कितने प्रतिशत कर रहा है? 20%। और ये सर्वाधिक क्षेत्र है धान उत्पादन में सिंहभूम। तो ये समझ में आ गया। इधर जगह बच रहे तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना जरूरी है। तो संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए हम लोग देखते हैं। फिर धान के बाद ये पहला उत्पादन है, फर्स्ट है सर्वाधिक। सेकंड जो उत्पादन होता है वो है मक्का। मक्का मतलब जनार, मक्का जनाहिर ऐसे होता है ना स्पेलिंग, देख लीजिएगा। तो मक्का का उत्पादन सेकंड ये में है झारखंड का। धान के बाद सेकंड में ये है। और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? सर्वाधिक उत्पादन दुमका में होगा। और ये क्या है, कौन सा फसल है? मक्का। रबी या खरीफ? मक्का भी एक खरीफ फसल है। तो झारखंड में दोनों फसल जो सर्वाधिक मात्रा में होता है वो खरीफ में ही है। धान भी है और मक्का भी। यहाँ तक कुछ डाउट? चलिए आगे चलते हैं तब। और अगर डाउट है तो एक बार फिर से देख लीजिए। और फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग देख लिए, धान के बारे में देखें, मक्का के बारे में देखें। अब देखते हैं गेहूँ। थर्ड नंबर में जो उत्पादन होता है झारखंड में, धान के बाद क्या देखें? मक्का। और मक्का के बाद अब क्या देखेंगे हम लोग? गेहूँ। गेहूँ का जो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में थर्ड नंबर पर है। तो गेहूँ की तीसरी मुख्य फसल है, समझ में आ गया। साथ ही साथ ये पहला रबी फसल भी होगा। थर्ड फसल उत्पादकता वाला उत्पादकता। और फर्स्ट क्या होगा? रबी फसल होगा ना। इसके पहले दोनों था, वो क्या था? खरीफ फसल था। ये दोनों क्या है? खरीफ फसल। और तीसरा वाला है वो रबी फसल है। तो पहला रबी फसल भी इसको कह सकते हैं कि सर्वाधिक, झारखंड में सर्वाधिक रबी फसल कौन सा है? तो होगा गेहूँ। और झारखंड में सर्वाधिक खरीफ फसल धान। और झारखंड में सर्वाधिक फसल तो भी धान ही होगा। तो अगर क्वेश्चन को, हम लोग को चीज़ यही है, बस क्वेश्चन सेट वाले क्वेश्चन कितने एंगल में
पूछते हैं, कितने एंगल में पूछने की संभावना है, वो भी अगर हम लोग का माइंड में चलने लगे तो हम लोग जो क्वेश्चन सेटर है उसका हम लोग माइंड को रीडिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग को जो फैक्ट्स है या जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना है और ये साथ साथ ये भी सोचना है कि इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, ये भी सोचना है। तो हम लोग देख लिए कैसे इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे गेहूं के बारे में और कुछ जानकारी संक्षिप्त में। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? इसका सर्वाधिक उत्पादन गेहूं के उत्पादन या रबी फसल के उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए? सर्दी में अगर बारिश हो तो अच्छा है। तो सर्दी में बारिश किस साइड होगा हम लोग का? अगर ये थोड़ा अच्छा बनाया मैं। अगर ये हम लोग का झारखंड है तो झारखंड का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बारिश कम होगी वर्षा के टाइम, जबकि शीतकालीन इधर बारिश ज़्यादा होती है। तो गेहूं का उत्पादन या रबी फसल का उत्पादन कहाँ पे होगा? इस क्षेत्र में। तो इसका उत्पादन कहाँ पे होगा? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हम लोग का पलामू। हम लोग को फैक्ट याद रखना है लेकिन उतना ही जो कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया। ये सब बैठ के रट्टा नहीं मानना है कि गेहूं का उत्पादन पलामू में होता है, गेहूं का उत्पादन पलामू में होता है सर्वाधिक। हम लोग को ये सोचना है कि अगर उत्पादन होता है तो क्यों आखिर वहीं पे होता है, बाकी और क्षेत्रों में क्यों नहीं होता है। ये जब मन में हम लोग का क्वेश्चन चलेगा तब हम लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आने वाले टाइम में अगर समझाने का भी कोशिश या मेंस में जो लिखेंगे उसमें भी ये काम आएगा। अंततः परीक्षा भवन में हम लोग के पास कॉन्सेप्ट जाता है, तो कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा उतना बढ़िया रहेगा परफॉर्मेंस। तो गेहूं के बारे में चर्चा होगी। गेहूं, उसके बाद पलामू के बाद इसमें और देखते हैं हजारीबाग, और हजारीबाग के बाद फिर गोड्डा। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसमें और एक चीज़ है कि गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन पलामू में हो रहा है तो ये कितने प्रतिशत हो रहा है? तो ये जो पलामू में जो उत्पादन हो रहा है ये टोटल 27%। कितना? 27% पलामू में ही उत्पादन होता है, 27। और जो हम लोग धान का देखे थे, धान का 20% होता था सिंहभूम में। तो ये गेहूं समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग जौ के बारे में। किन के बारे में? तो धान, मक्का, गेहूं और फिर जौ। ये फोर्थ प्रोडक्शन में है, ये थर्ड है, ये सेकेंड और ये फर्स्ट है। तो जौ के बारे में अभी चर्चा करेंगे। जौ में ये चौथी मुख्य फसल, ये समझ में आ गया। जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये हम लोग का कहाँ पे होता है? सर्वाधिक उत्पादन ये भी हम लोग का पलामू में होगा, पलामू में होता है सर्वाधिक उत्पादन। इसके बाद अगर दूसरा या तीसरा नंबर में देखें तो होगा साहेबगंज, और फिर होगा हम लोग का तीसरा नंबर में कौन सा आ रहा है? साहेबगंज के बाद गोड्डा। तो फर्स्ट हो रहा है हम लोग का पलामू में, और ये कितना प्रतिशत है इसको भी हम लोग देखते हैं। 62% का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? पलामू में। किसका? जौ का। उसके बाद साहेबगंज और गोड्डा में। ये कितने नंबर का फसल उत्पादन है झारखंड में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब चौथा है। ये समझ में आ गया। फिर अब हम लोग देखते हैं रागी के बारे में। ये 4 कॉन्सेप्ट कम से कम याद रखना है कि किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा या किससे कम। तो 4 कम से कम याद रखना है हम लोग को। बाकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे रागी के बारे में। रागी जो फसल है ये जनजातीय बहुल क्षेत्र में इसका मुख्य उत्पादन होता है। कहाँ पे होगा ये सर्वाधिक? जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मुख्य उत्पादन होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जनजातीय बहुल क्षेत्र में
कौन सी फसल की सर्वाधिक उत्पादन होती है? तो होगा कौन सा? रागी। समझ में आ गया? रागी में इसमें और एक है कि ये जो फसल है ये बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में तैयार होता है। बहुत कम समय में तैयार होता है। कौन? रागी। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र जो होगा ये होगा हम लोग का, कहाँ पे जनजाति ज़्यादा क्षेत्र है? आरएनसी, रांची, फिर गिरिडीह, रांची, गिरिडीह और हजारीबाग। ये जो 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों में रागी की सर्वाधिक फसल की जाती है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अरहर के बारे में। किसका? अरहर। अरहर ये जो राज्य का सर्वाधिक इसका जो उत्पादन होता है ये भी कहाँ पे होता है? पलामू में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है अरहर का? सर्वाधिक उत्पादन होता है हम लोग का पलामू में। ठीक, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में होता है। उसके बाद बाकी जिलों में होता है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन सर्वाधिक है उसको याद रखना है। फिर आता है चना। चना सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है चना का? चना का सर्वाधिक उत्पादन हम लोग का पलामू में ही है। ये भी पलामू है, सर्वाधिक उत्पादन पलामू में हो रहा है। आगे हम लोग और एक देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको मैप में देख लेंगे रफली। तिलहन फसल थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा? तिलहन। सॉरी नहीं दिख रहा है। ओके, तिलहन जो फसल है इसके बारे में देखते हैं। तिलहन फसल का जो सर्वाधिक उत्पादन होगा, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा? पलामू प्रमंडल में होगा। पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक होगा। और लगभग ये झारखंड के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो मेन सर्वाधिक है वो पलामू प्रमंडल में है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि फसलों का जो उत्पादन है, मुख्य रूप से उसका उत्पादन देख लिए हैं। अब इसको एक रफली मैप में दिखाना है कि कहाँ पे इतनी जो फसल की जाती है कौन से ज़िले में होता है। तो उसमें एक दिमाग में याद रहेगा, जैसे रागी हुआ तो ये हम लोग का रांची साइड हुआ, तिलहन है या दलहन है तो पलामू होगा। इस टाइप से इसको एक मैप में देखते हैं। तो ये मैप पहले बना हुआ था, अब इसको देखते हैं। तो पलामू वाला क्षेत्र ये वाला होगा। तो पलामू, अगर इसको हम लोग पलामू मानते हैं तो पलामू में अग्रणी कौन कौन से ये में खेती में होता है? तो पलामू में जो होगा हम लोग का, सबसे पहले हम लोग किस में देखे थे? गेहूं में। गेहूं में देखे थे, फिर जौ में देखे, दिख रहा है ना? गेहूं जौ। उसके बाद क्या होगा पलामू? फिर तिलहन में भी पलामू है। सॉरी, गेहूं जौ तिलहन, गेहूं जौ तिलहन, चना, अरहर, मसूर और क्या? कुल्थी। ये सब जो क्षेत्र है, ये सब जितनी भी फसल है ये अग्रणी रूप से कहाँ पे? पलामू में है। तो पलामू में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन क्या चीज़ का होता है? गेहूं का होता है, जौ का होता है, तिलहन का होता है, चना का होता है, अरहर का होता है, मसूर का होता है और कुल्थी का होता है। ये कहाँ पे होता है? पलामू में। अब पलामू के बाद हम लोग देखते हैं दुमका में। दुमका में मक्का का सबसे ज़्यादा खेती होती है। किसकी? मक्का की। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है हम लोग का दुमका। दुमका है ना? दुमका एक क्षेत्र है जिसका वेस्ट बंगाल
और बिहार दोनों से टच करता है। और यहाँ पे दुमका में सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक फसल क्या होती है दुमका में, मक्का। दुमका में सर्वाधिक फसल किसकी होती है, मक्का की होती है। तो ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, HZB, HZB होगा ना, मतलब हजारीबाग। हजारीबाग में किसकी ज़्यादा खेती होती है, तो हजारीबाग में होगा ज्वार बाजरा और गन्ना। ये 3 चीज़ की खेती सर्वाधिक कहाँ पे होती है। इसमें जितना भी लिख रहा है वो सर्वाधिक वाला है, ठीक। तो ज्वार बाजरा और गन्ना की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होती है, हजारीबाग में। रांची वाला क्षेत्र इधर है। रांची वाला क्षेत्र में क्या सर्वाधिक उत्पादन होता है, रांची वाला सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़द दाल, नाम सुने हैं, खाए भी होंगे। उड़द हुआ, और कौन सा है, मडुआ। ये पता नहीं कौन सा है, आप लोग कोई खाए हैं तो बताइएगा। ये मडुआ है। ये जो मडुआ है इसकी एक खास विशेषताएं हैं कि ये न्यूनतम अवधि की फसल है। न्यूनतम दिख रहा है ना, सॉरी, न्यूनतम अवधि की फसल कौन, न्यूनतम अवधि की फसल कौन है, मडुआ। ये समझ में आ गया। तो लगभग ये जो सर्वाधिक, इसको रेड पेन में लिख देते हैं कि सर्वाधिक फसल अग्रणी जिलों, समझ में आ जाएगा ना। तो इसमें जितना भी है सब सर्वाधिक मात्रा से कहाँ उत्पादन, वो सब है। प्रमुख खाद्य फसल हम लोग का है धान होता, हम लोग देखे तो दूसरा हुआ। प्रमुख क्या है, धान, फिर मक्का, फिर गेहूँ, फिर चौथा में क्या था, चौथा में क्या बताता है, सॉरी, जौ। तो ये 4 है, इसको याद रखना है। प्राचीनतम फसल अगर हम लोग का बोला जाएगा तो प्राचीनतम फसल कौन है, जौ। ये जो फसल है इसको हम लोग प्राचीनतम फसल के रूप में मानते हैं। किसको, सॉरी, प्राचीनतम फसल के रूप में किसको माने हम लोग, प्राचीनतम फसल किसको माना जाता है, जौ को, ठीक। मोटे अनाज की फसल क्या होगी, ज्वार, ये सब होगी। पशु खाद्य प्रयोग सामग्री, जो बाजरा है ये ज़्यादातर पशु लोग के लिए यूज किया जाता है। ये जो है बाजरा, ये पशुओं के लिए, पशुओं का खाद्यान्न, पशुओं के लिए खाद्यान्न का प्रयोग किसका किया जाता है, बाजरा का। नकदी फसल में कौन सा होगा हम लोग का, प्रमुख नकदी फसल ये गन्ना होगा। नकदी फसल कौन सा होगा हम लोग का, नकदी फसल। तो ये सब आप लोग भी लिख लीजिएगा, एक चित्र बनाकर, एक मैप बनाकर। बाकी लगभग इतना ही है, इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो कल वाले जो वीडियोज होंगे या नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे झूम खेती के बारे में। और झूम खेती क्या है, स्थानांतरित खेती क्या है, झारखंड में क्या कहा जाता है, और भारत के विभिन्न राज्यों में क्या कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग झारखंड की खाद्य सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कृषि के विकास से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको भी चर्चा करेंगे। तो योजना जो कृषि से संबंधित योजना है उसको इसी सीरीज में करेंगे। अलग से योजनाओं के लिए अलग से वीडियोज नहीं बनाना पड़ेगा होने से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।